अगर आप ओपन एग्जाम से अध्ययन करते हो, चाहे भले ही आप राजस्थान ओपन एग्जाम के विद्यार्थी हो या छत्तीसगढ़ ओपन एग्जाम के विद्यार्थी हो या NIOS के विद्यार्थी हो, और अगर आप कक्षा 12 के अंदर अध्ययन कर रहे हो और आप इतिहास विषय के विद्यार्थी, तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और उन ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जिस ओपन बोर्ड के अंदर NIOS का कोर्स चलाया जाता है, यानी जहां पर NIOS कोर्स के अनुसार अध्ययन करवाया जाता है। और विशेषकर ये वीडियो में छत्तीसगढ़ ओपन एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं, जिनकी अभी एग्जाम्स जो मई के अंदर प्रारंभ होने वाली है। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी इग्नोर न करें। यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। इनमें से बिल्कुल इनमें वो प्रश्नों का समावेश किया गया है जो एग्जाम में आने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो प्रश्नों को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर करें। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हो, आंसर के साथ अगर आप PDF लेना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं नंबर आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 913-33-056। इस नंबर पर आप मुझे हाई लिख करके मैसेज करना, और ये सारा PDF भेजना आपको चार्जेबल रहेगा। वो मैं वहीं पर आपको बताऊंगा कि आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आपको चार्ज देना होगा, वो चार्ज जैसे ही आप दे करके उसका मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजोगे, मैं आपको इसकी PDF आंसर के साथ में भेज दूंगा। इसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा, जिसका लिंक भी मैं चैनल के ऊपर दे दूंगा, चैनल के अंदर आपको दे दूंगा, ठीक है ना, जहां पर आप ज्वाइन करके राजस्थान स्टेट ओपन, छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन से संबंधित जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से आपका समय नष्ट नहीं करते हुए जो प्रश्नों का सॉल्यूशन प्रारंभ करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, चारों वेदों के नाम बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि वेद 4 होते हैं, चारों के नाम। पहला वेद जैसे हो गया आपके ऋग्वेद, दूसरा वेद आपके हो गया यजुर्वेद, तीसरा वेद जैसे आप लिखोगे सामवेद, और चौथा वेद है आपके अथर्ववेद। यानी वेद 4 हैं। वैसे वेद त्री के नाम से तो इन तीनों को ही जाना जाता है, अथर्ववेद को उसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला जो हम क्वेश्चन है वो देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन संख्या दूसरा है, संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सर्वप्रथम ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है ना। अगला है, दक्षिण भारत के संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो दक्षिण भारत के संगम साहित्य की भाषा है तमिल। अगला है, उपनिषद से आप क्या समझते हो? ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन। तो उपसे आपको इसमें लिखना कि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है, इसमें आत्मा और परमात्मा के दर्शन की चर्चा की गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 कि उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है पूरा लेख विद्या, पूरा लेख विद्या कहलाता। ठीक है। अगला है, प्रशस्ति किसे कहते हैं? तो कवियों द्वारा राजाओं एवं अन्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहते हैं? प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है। अगला हम देखते हैं, अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि के अंदर लिखे गए? तो अशोक के अधिकतर जो शिलालेख है वो कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि के अंदर। अगला है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। अगर आपको भी आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में देते चलिए। अगला जो क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि आहत यानी पंचमार्ड सिक्कों में किन धातुओं का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता। तो इनमें जो भारत के प्राचीनतम जो सिक्के वो कैसे हैं? आहत सिक्के। इसमें चांदी और तांबे का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले किस राजवंश ने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये कुषाण था। कुषाण वंश का संस्थापक जो था कोडुलकस फिशस, उसने ये क्या किए थे? सिक्के जारी किए थे। अगला देखते हैं, पुरातत्व शास्त्र की परिभाषा आपको लिखनी है। तो अतीत को समझने के लिए जो उत्खनन या खुदाई का जो विज्ञान है, उस विज्ञान को हम पुरातत्व शास्त्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, C14 काल निर्धारण की उपयोगिता बताइए। ये जो पुराने जो जीवाश्म या पुरातत्व है उनकी आयु ज्ञात करने के लिए इस विधि को प्रयोग में लिया जाता। तो इसकी उपयोगिता बताइए। तो आपको यहाँ लिखना है कि ये पुरातात्विक खुदाई में निकली हड्डियों और लकड़ी के काल यानी समय का पता लगाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका किसने लिखी है? तो आपको लिखना है कि इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने।
स्थनीज ने। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन संख्या है 15, भारत आने वाले चीनी यात्रियों के नाम बताने। तो भारत कौन आया था? एक तो जैसे फाहियान आया था, ये गुप्त काल के समय आया था। कौन से शासक के समय आया था ये मुझे कमेंट करके बताइए। और एक आया था ह्वेनसांग, ये भी कौन से शासक के समय पर आया? अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कर्ष का उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया था? तो ये ह्वेनसांग ने ही किया था। अगला जो क्वेश्चन संख्या 17 है वो 17 देखेंगे हम कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित मुख्य पहाड़ी रास्तों के आपको क्या करने, नाम बताने। यानी वो दर्रे जो होते हैं जिनको पास या दर्रे के नाम से जानते हैं, जैसे हम देखते हैं गोमल पास या दर्रा, उसके बाद में बोलन पास, है ना। ऐसे ही आपको नाम लिखना, जैसे खैबर दर्रा है तो ऐसे इनको खैबर दर्रा, दर्रा या पास ये एक ही, या तो दर्रा आप लिख सकते हो या इसको पास लिख सकते हो। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी के ऊपरी मैदानी क्षेत्र में कौन निवास करते थे? ये कैन नहीं है, कौन निवास करते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देना ये कौन करते थे, ये आर्य लोग। यहाँ पर आपको लिखना है आर्य लोग निवास करते थे। अगला 19वां, मध्य गंगा मैदानी क्षेत्रों में किन दो धर्मों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। तो इसमें आपको लिखना है, एक तो पहला लिखना आपको जैन धर्म और दूसरा इसमें आपको लिखना है बौद्ध धर्म का। अगला जो हम क्वेश्चन संख्या देखेंगे 20 कि किस प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल से तालाबों द्वारा सिंचाई लोकप्रिय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। आज भी वहाँ पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला जो देखते हैं, कावेरी डेल्टा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है चावल की फसल के लिए। अगला है, किन्हीं दो ऐसी जनजातियों के नाम लिखिए जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी पहाड़ी मार्गों से भारत में क्या किया था, प्रवेश किया था। तो ये कौन थे? एक तो थे कुषाण और दूसरा थे हूण। ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 23। इस वीडियो के अंदर कुल आपको 30 क्वेश्चन से परिचित करवाया जाएगा। किस क्षेत्र को इस महाद्वीप का खाद्य केंद्र कहा जाता? तो 23वें क्वेश्चन का होगा सिंधु नदी के मैदानी भाग। सिंधु कौन सी? सिंधु नदी के मैदानों में पंजाब और जो सिंध है, पंजाब और सिंध वाला जो इलाका है उस इलाके को हम क्या कहते हैं, उसको खाद्य केंद्रों के रूप में जाना जाता है। अगला है, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करने वाली आपको नदियों के नाम लिखने हैं। तो ये नदियाँ कौन सी है? एक तो आप लिखोगे इसमें गंगा को, दूसरी इसमें सोन और तीसरी आप इसमें लिखना है गंडक नदी। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है कि मगध को लौह अयस्क और लकड़ी की आपूर्ति किस क्षेत्र से होती थी? तो ये होती थी छोटा नागपुर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? छोटा नागपुर का क्षेत्र। अगला हम देखेंगे, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उत्पन्न, काली, लाल या रेतीली। तो इसमें काली मिट्टी उपयुक्त है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 27, कौन से प्रसिद्ध पहाड़ी मार्ग से भारत के पूर्व और पश्चिमी समुद्र तट को परस्पर आपस में क्या किया गया, जोड़ा गया। तो इसका सही होगा पाल घाट। पाल घाट जो दर्रा है, या दर्रा या उसको मार्ग कह सकते हैं, उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन पाषाण युग में मानव के कौन से दो मुख्य व्यवसाय थे। तो वो एक तो क्या करता था, वो उस समय शिकार करता था, दूसरा उसमें वो संग्रहण करता था। अगला है, वे कौन से उद्देश्य थे जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने क्या बनाए, औजार बनाए। उन्होंने मतलब जो पाषाण युग के लोगों के बारे में बात हो रही, तो वो क्या करते हैं, शिकार करना, कटाई करना, खुदाई करना और अन्य प्रयोजन आपको लिखना है। अगला जो अंतिम जो क्वेश्चन है 30वां, वो क्वेश्चन है पूरा पाषाण युग के मुख्य औजारों के नाम लिखने। तो आपको इसको में लिखना है हत्ता वाली कुल्हाड़ी, हत्ता कुल्हाड़ी है। इसके अलावा आपको इसमें लिखना है विदारक, विदारक जिसको क्लीवर भी कहते हैं। और अगला आपको लिखना, तीसरा इसमें लिखना है कर्तनक, जिसको आप चॉपर या फिर गंडासा भी कह सकते हो। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपके 30 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो आप चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो पेड कोर्स लेना चाहते हो वो व्हाट्सएप से मुझे मैसेज करें, उनको
इसकी पीडीएफ प्रदान की जाएगी आंसर के साथ में। और कोई भी पीडीएफ अगर ऐसी आएगी, बनाई जाएगी, आगे वीडियो बनाए जाएंगे, तो जो पहले पेमेंट करेंगे उनको वो पीडीएफ भी फ्री में। और इसके लिए कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, न्यूनतम चार्ज लगाया रखा जाएगा जो केवल आप चाय पानी में ही खर्च कर देते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।